आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेविंग अकाउंट आप कितना रख सकते हैं। सेविंग अकाउंट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि सेविंग अकाउंट कितना रख सकते हैं और सेविंग अकाउंट में कितना कैश हम डिपॉजिट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आज हम लोग बात करेंगे कि कितना कैश आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हो और अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस कितने दिन में आ सकता है और अगर इनकम टैक्स की नोटिस आ जाए तो आप क्या करिएगा, ये चर्चा हम लोग इस एपिसोड में इस वीडियो में करेंगे। आप देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। मैं हूं राम प्रकाश गौतम। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज जो है आपको अगर मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको डीएससी की जरूरत हो तो यहाँ नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप डिस्कस कर सकते हैं। चार्जेज हैं और वहाँ पे आपको आप हमारा रेफरेंस दे सकते हैं वीडियो का, आपको अच्छी सर्विस मिल जाएगी। नेक्स्ट जानते हैं हाउ मेनी सेविंग अकाउंट्स कैन बी मेंटेन बाय अ पर्सन। एक व्यक्ति अपना बैंक अकाउंट, आप समझते हो, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो जो नॉर्मल लोग अकाउंट खोलते हैं बैंक में वो सेविंग अकाउंट खोलते हैं। तो आप कितना सेविंग अकाउंट खोल सकते हो? सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है लोगों को। तो देखिए, एज पर इनकम टैक्स एक्ट लॉ में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आप एक सेविंग अकाउंट रखिए या 100 सेविंग अकाउंट रखिए। जितनी मर्जी है आप सेविंग अकाउंट रख लीजिए, लेकिन ज्यादा सेविंग अकाउंट रखिएगा तो ज्यादा दिक्कतें आपको होती हैं। जैसे क्या 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 दिक्कतें होगी, सपोज करिए जितनी सेविंग अकाउंट उतने डेबिट कार्ड, उतने मैसेज आएंगे। अब जितने डेबिट कार्ड, आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगेगा डेबिट कार्ड का। आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के साथ साथ एसएमएस जितने आपको आएंगे वो सारे चार्जेज आपको लगते हैं। तो ये बेकार के सारे खर्चे आपके होते रहेंगे और रिकॉर्ड मेंटेन करना मुश्किल होता है। जितना इनकम टैक्स में आप मतलब जितना सेविंग अकाउंट आप रखोगे उस सब को अपने को क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स के रिटर्न जब आप फाइल करते हैं आईटीआर, तो उसमें भी शो करना पड़ता है। तो ये सारी दिक्कतें होती है और वहां पे अगर मिसमैच अमाउंट हो गया तो आपके पास नोटिस आ जाता है इनकम टैक्स का। तो उससे बेहतर है कि एक सेविंग अकाउंट मेंटेन करिए अपना। ज्यादा से ज्यादा आपको ज्यादा शौक है डेबिट कार्ड का पर्स मोटा करने का, कार्ड रखने का, तो दो कर लीजिए। लेकिन बेहतर होगा एक सेविंग अकाउंट रखिए। आपको भी पता रहेगा, आपका डेबिट कार्ड का खर्चा कम होगा, एसएमएस का खर्चा कम होगा और बैलेंस पता रहेगा। अगर 4 5 7 आप रख लेते हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि किस अकाउंट में कितना पैसा है और वो बेकार होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम बैलेंस कितना रखें। देखिए, लॉ में ऐसा भी कुछ नहीं है कि सेविंग अकाउंट में आपको कितना बैलेंस रखना है। आप करोड़ रखिए या 1 रुपया रखिए या 100 करोड़ रखिए, ये बैंक के आपको कुछ नियम होते हैं जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। जो रूरल एरिया का अलग, अर्बन एरिया का अलग, उस हिसाब से होता है, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मैक्सिमम जितनी मर्जी हो आप रख सकते हैं। मंथली एवरेज बैलेंस भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। वो सारी चीजें सभी बैंक के इंडिविजुअल अपने अपने बैंक का अपना अपना रूल है और वो आपको फॉलो करना होगा। लेकिन बेहतर होता है क्या कि आप सेविंग अकाउंट की तरह आप ज्यादा सेविंग अकाउंट रखना चाहते हैं तो उससे बेहतर होगा क्या कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस वाले केस में बेहतर होगा कि बेटर क्या है कि आप करेंट अकाउंट रखिए। बिजनेस वालों के लिए करेंट अकाउंट सबसे अच्छा है। सेविंग का नहीं रखने का लफड़ा और बैलेंस का कोई इशू नहीं, आप कितना भी रख सकते हैं। उसके बाद होता है लिमिट ऑफ कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। कई लोगों का सवाल आता है कि हमें कितना कैश हम डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना विड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, एक ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए का मत करिएगा। सिंगल ट्रांजैक्शन पहली बार 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं करना है। अगर आपको 2 लाख रुपए जमा करने हैं कैश में या विड्रॉ करने हैं कैश 2 लाख का, तो आप क्या करना कि अलग अलग कुछ कुछ करके पार्ट पार्ट करके 50,000, 40,000, 60,000 इस तरह करके आप विड्रॉ करो या डिपॉजिट करो। अदरवाइज आपको इनकम टैक्स का नोटिस आने का चांस बढ़ जाता है। उसके बाद 1 साल में 10 लाख रुपया से ज्यादा का ट्रांजैक्शन आप मत करिए अपने सेविंग अकाउंट में। यहाँ पे भी आपको दिक्कतें हो सकती है और आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी।
इसमें कोई इशू नहीं है, आना ही आना है, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है लेकिन आ जाएगा। अब आप कहोगे कि गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स वालों को कैसे पता कि हम सेविंग अकाउंट्स में कितना कैश विड्रॉ किए और कितना कैश डिपॉजिट किए। अब जैसे अभी शादी की समय है, दहेज जो लोग हैं, तो वो दहेज क्या होगा, उस दहेज का कैश लोगे, और कैश को जब जमा करोगे तो तुम सोचते हो ना कि वो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा। देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट ने एक सेक्शन दिया है, सेक्शन 285 कैपिटल बी ए, सेक्शन 285 बी ए। यह सेक्शन कहता है कि सारे जितने भी ये इंस्टीट्यूशन है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, या म्यूचुअल फंड वाले हो गए, क्रेडिट कार्ड वाले हो गए, रजिस्ट्रार हो गया जो आप प्रॉपर्टी लेते हो, इन सबको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जहां ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है कि आप एक एसएफटी फाइल करोगे। एक रिटर्न होता है उनका, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जब बैंक इनकम टैक्स को देगा तो वहाँ पे सारा आपका बारे में ब्यौरा दे देगा कि आपने 10 लाख रुपया से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया है या 10 लाख का किया है कैश का, और आपने 2 लाख का भी एक मुश्त सिंगल ट्रांजैक्शन किया है। तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जब इनकम टैक्स को जाएंगे तो इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है। अब आपका एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि टाइम लिमिट फॉर इनकम टैक्स नोटिस, कि इनकम टैक्स कितने दिन में आपको नोटिस भेजेगा। ये जो सवाल है, देखिए इसके लिए आप सीधा समझ लीजिए, इनकम टैक्स के पास अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इस साल 2021-22 में मैंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया 2 लाख का या 10 लाख का कैश का। अब सवाल आपका ये होगा यहाँ पे कि जब मैंने ट्रांजैक्शन किया, रिटर्न भी फाइल कर दिया, रिटर्न का सारा कुछ क्लोज हो गया, रिफंड वगैरह है तो रिफंड भी आ गया, सब चीज हो गया, तो आप निश्चिंत होके सो जाइएगा, नहीं सोइएगा। अगर आपने ट्रांजैक्शन हैवी ट्रांजैक्शन किया है तो मत सोइए, एकदम जगे रहिए। हम बच्चे थे ना, बालक थे, तो गाँव में चौकीदार आता था, अब तो पता नहीं चौकीदार होता है कि नहीं। तो पहले गाँव में चौकीदार आता था, वो जागते हुए का नारा लगाता था। आप लोग भी जागे रहिए। इनकम टैक्स 6 साल तक, 6 इयर्स तक आपको कभी भी नोटिस भेज देगा। अब सवाल आपका ये उठता है कि अगर नोटिस आ गया तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए नोटिस, पहला इनकम टैक्स जो आपको नोटिस देता है वो देता है शो कॉज नोटिस। वो आपको कहता है कि यार ऐसा है ना, कि जो आपने ट्रांजैक्शन किया है, इस ट्रांजैक्शन का रूट निकाल के दो मुझे, ये कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, क्या ट्रांजैक्शन का डिटेल्स है। अगर ये सारा डिटेल आप उसको दे देते हो और सर्टिफाइड कर देते हो ऑफिसर्स को, आपकी बातों से ऑफिसर सर्टिफाइड हो जाता है कि नहीं सही कर रहा है, कि ये पैसा इसका सही है। अब यहाँ पे एक चीज और होगा दिक्कत, कि इनकम टैक्स वाले को कैसे मिलाओगे। सपोज करो कि आपका पीछे से 20 लाख रुपया अकाउंट में है, और 8 लाख रुपया इस साल आपने कमाया, 28 लाख रुपया हो गया। अब 28 लाख रुपया ज्यादा है तो वहां पे आपको शो कॉज नोटिस आ जाता है। तो आप ये प्रूफ करोगे, तो अब प्रूफ क्या करना है, बैंक के अकाउंट में तो स्टेटमेंट में रहता है ये सारा चीजें। आप दिखाओगे सर ये जो 20 लाख रुपया मेरा है, ये पिछले 10 साल की मेरी कमाई है, पिछले 20 साल की मेरी कमाई है। तो उस पे आपको वो परेशान नहीं करेंगे, वो स्टेटमेंट देखेंगे, बैंक में ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक नंबर का पैसा है, तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस साल सर हमने 8 लाख रुपया कमाया, ये 8 लाख का ये सोर्सेस है। अब यहीं पे आप समझिए, अगर आपके पास एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट है, 10 सेविंग अकाउंट है, कई बार हम क्या करते हैं, इस सेविंग मान लीजिए कि स्टेट बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक है, आपने पंजाब नेशनल बैंक से अकाउंट से ट्रांसफर किया स्टेट बैंक में, और स्टेट बैंक से किसी थर्ड पार्टी को आपने पेमेंट कर दिया। अब स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक तो आपका अकाउंट है, लेकिन स्टेट बैंक से जो आपने ट्रांजैक्शन किया था, दूसरे आदमी को पेमेंट किया था, वो तो कोई और है। अब वहां पे अगर दो खाता आप यूज कर रहे हैं, दो अकाउंट सेविंग का कर रहे हैं, तो आपके लिए कितनी मुश्किल हो जाती है कि याद रखना कि ये फंड मैंने किस लिए लिया था। उसके लिए आपको एक्सेल शीट मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर नोटिंग करना पड़ता होगा डायरी में, कॉपी में, कि कब कौन सा ट्रांजैक्शन लिया। और वो ट्रांजैक्शन का कॉपी अगर लॉस हो जाए, या एक्सेल आपने मेंटेन कंप्यूटर में किया, कंप्यूटर क्रैश कर जाए तो क्या होगा। तो वहां पे फिर आपको इनकम टैक्स लौटा देना पड़ जाएगा और मुश्किल हो जाएगी। तो बेहतर होगा ध्यान रखिए, एक तो दहेज लीजिए ही नहीं,
और दहेज ले भी लिए ना तो ये ध्यान रखिए, ट्रांजैक्शन कैश का मोटा मत करिएगा। बहुत ज़्यादा इस सब का क्वेश्चन अभी 2-3 वीडियो में इससे रिलेटेड बनाऊंगा, बहुत लोग पूछते रहते हैं। और इसको नहीं, याद रखिए, हम भी भूल जाते हैं, बार बार एक ही सवाल मत करिए, कितना याद रखेंगे। आप लोग वीडियो का रेफरेंस रखा करिए। तो थैंक यू, इस वीडियो में यहाँ ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। आगे मैं आपको बताऊंगा कि हैवी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, जिसके कारण इनकम टैक्स का आपके पास नोटिस आ सकते हैं। दूसरी बात, मैंने अभी एक वर्ड बोला था कि सेक्शन 285 कैपिटल बी ए में जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एस टी एफ का मैं डिटेल वीडियो एक बना के दूंगा आप लोगों को, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगी किस किस ट्रांजैक्शन पे इनकम टैक्स के नोटिस आने की चांसेस बन जाते हैं, और कि एसटीएफ में कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिससे कौन सी संस्था मैंडेटरी है उसको फाइल करना, और आपकी सारी खबर इनकम टैक्स को जा सकती है। तो थैंक यू, बाय बाय।